ज़रताज गुल और मलिक अमीन असलम साहब का जो मामला है, एक तो ये मामला है क्या लड़ाई जो हुई है इस हवाले से क्या जो हक़ाइक़ क्या हैं, जो असल ख़बर क्या है, दूसरा ये कि वज़ीर-ए-आज़म इस पर क्या कर रहे हैं। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ने तो शटअप कॉल दी है। काबीना के इजलास में उन्होंने कहा है कि मलिक अमीन असलम ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और ये बात उन्होंने उसी जब मैं आपको बता रहा हूँ ना 3 महीने बाहर ना जाने में, उन्होंने कहा कि ये मलिक अमीन असलम का तो बाहर जाना समझ में आता है कि एक पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, इतने बड़े फोरम पर पाकिस्तान का टॉप 3 में रखा गया और बड़े अहम हमारे एग्रीमेंट्स वगैरह हो रहे थे मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। लेकिन कुछ लोग जैसे रियाज़ फतेहाना है, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा उन्हीं की तरफ था कि कुछ लोग किसी एनजीओ की स्पॉन्सरशिप पे बगैर इनविटेशन के उसी कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। तो उनकी समझ नहीं आई कि उनका जाना क्यों ज़रूरी था। वो डेलीगेट का हिस्सा नहीं था। इंडिया से 103 लोग गए, 133 लोग गए, बांग्लादेश से 208 लोग गए और पाकिस्तान से सिर्फ 8 लोग गए उस कॉन्फ्रेंस में। उन 8 लोगों में मलिक अमीन असलम की वाइफ भी शामिल थी। मैंने मलिक साहब से ये क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी का ख़र्चा खुद अपनी जेब से दिया। 8 लोग थे और मेरा जो खर्चा था, मलिक अमीन असलम साहब का जो खर्चा था, उनके बकौल वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से नहीं गया। वो जो NGOs हैं या आलमी इदारे हैं जिन्होंने ट्रैवल के लिए एक मखसूस खर्चा रखा हुआ होता है, उसमें से उसकी अदायगी की गई। यानी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से ना तो उनका खर्चा हुआ, ना उनकी वाइफ का खर्चा हुआ। दूसरा, रियाज़ फतेहाना साहब के हवाले से उनकी मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट तैयार किया है, ये आपके सामने आ जाएगा एक आध दिन में। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे हासिल करने की, वो जैसे मिलेगा मैं आपसे भी शेयर कर लूँगा। उस एफिडेविट में ये लिखा गया है कि रियाज़ फतेहाना ने कौन सी डिमांड की थी वहाँ पर पहुँच के। एक डिमांड तो थी कि जनाब मुझे गाड़ी दी जाए उस कॉन्फ्रेंस में, एक डिमांड थी कि मुझे खसूसी पास जारी किया जाए, एक डिमांड थी कि मुझे वहाँ की इंटरनेशनल सिम जो है वो भी दी जाए, और प्रोटोकॉल भी उन्होंने डिमांड किया था। ये सारी चीज़ें जब मलिक अमीन असलम के नोटिस में आई तो उन्होंने कहा कि आप डेलीगेट का हिस्सा ही नहीं है, सरकारी डेलीगेट का हिस्सा नहीं है, और डेलीगेशन की मंजूरी प्राइम मिनिस्टर देते हैं। तो आप जब डेलीगेशन का हिस्सा नहीं है तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल और प्रिविलेजेस किस तरह से दे दे, तो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद वो जब वहाँ से वापस आए तो उन्होंने कमेटी के बातचीत करते हुए कमेटी में ये बात कर दी कि 2 वज़ीर वहाँ पे लड़े और ज़रताज गुल को इसलिए वापस आना पड़ा। मलिक अमीन असलम कहते हैं कि ज़रताज गुल को जॉइंट सेशन की वजह से वापस आना पड़ा। हमारी वहाँ पे ज़रताज गुल और मलिक अमीन असलम की एक आमने सामने होती है ना, तू मैं या इस किस्म की कोई लड़ाई वगैरह होती है जैसे, तो वो नहीं हुई। मलिक अमीन असलम ये क्लेम, मैं चूँकि वहाँ पे था नहीं इसलिए मैं आपको वन साइडेड नहीं बता सकता, लेकिन मलिक अमीन असलम से जो मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि यार ये बिल्कुल गलत बात है, इन्होंने हमसे ये प्रोटोकॉल्स डिमांड किए थे जो हमने फुलफ़िल नहीं किए, और वापस आके इन्होंने एक अहमकाना सी स्टेटमेंट दे दी। अब उसके ऊपर जो वजारत मौसमियाती तब्दीली है, उनकी वजारत के वो लोग जिनसे ये सारी चीज़ें डिमांड की जा रही थी, उन्होंने एक एफिडेविट साइन करके तहरीरी तौर पर PTI की इंज़बाती कमेटी को भिजवा दिया है। PTI की कमेटी ने रियाज़ फतेहाना को नोटिस जारी किया हुआ है कि भाई आपने ये इल्ज़ामात लगाए, बताएं क्यों लगाए। और इसी तरह का मामला मलिक अमीन असलम के नोटिस में भी लाया गया। अब मलिक अमीन असलम साहब की वजारत ने तहरीरी तौर पर वो एफिडेविट उनको भेज दिया है कि जनाब ये डिमांड्स हमसे गैर कानूनी तौर पर की जा रही थी जो हम नहीं माने, और उसकी बुनियाद पर इन्होंने ये इल्ज़ामात लगा दिए। हाँ, तो यानी कि आपकी ज़रताज गुल से सवाल से कोई बात नहीं? नहीं, ज़रताज गुल से मेरी बात नहीं हुई, मलिक अमीन असलम से मेरी बात हुई है, और तो उन्होंने ये वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में ये चीज़ें सारी ये कर रहे हैं? बिल्कुल उनके नोटिस में है। उन्होंने, मैंने आपको बताया, कैबिनेट में उन्होंने शटअप कॉल दिया उन लोगों को कि इतना बड़ा फोरम था और इतनी बड़ी पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं, अचीवमेंट्स मिल रही हैं, और आप आके जनाब यहाँ पे जिसका जो दिल कर रहा है वो आके बोल रहा है। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा मुंह उठा के कुछ लोग वहाँ पे पहुँच गए कॉन्फ्रेंस में जिनको दावतनामा भी नहीं मिला था। तो उसके बाद फिर उन्होंने कमेटी के अरकान को मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुलाया और उनसे ये कहा गया कि आप इसमें फिर रियाज़ फतेहाना ने सारा मलबा फिर ब्यूरोक्रेसी पे डाल दिया कि जी हमारे वो, आपने वो स्टोरी पढ़ी होगी, वॉट एवर द रीज़न। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो सारी कमेटियों के कॉन्टेक्स्ट में, वो 3 महीने बाहर ना जाने वाली बात की थी, फिर उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। लेकिन यहाँ पे मैं हैरान हूँ, लोगों ने ऐसे ऐसे वीलॉग्स कर दिए, ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना दी, ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं। मैं तो खुद हैरान था कि देखें, आप या तो मलिक अमीन असलम से कांटेक्ट कर ले, ज़रताज गुल साहिबा से कांटेक्ट कर ले। मलिक अमीन असलम साहब ने कल एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया है DMW के साथ, मैं उसी में था, और मैंने ये क्वेश्चन उनसे किया था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, आप थोड़ा इसको, अगर आप चाहें इसको क्लियर करना, तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने डिटेल से दिया। उन्होंने कहा मेरी वाइफ गई थी, मैं अपनी जेब के खर्च से उनको लेके गया। ठीक है, ठीक, उन्होंने इतराफ़ किया है कि मेरी वाइफ थी, लेकिन ख़र्चा मैंने खुद किया।
लेकिन बाकी का जो खर्च था वो भी पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से नहीं हुआ। और फिर उन्होंने जो कुछ था डिटेल जो इल्ज़ाम थे वो उन्होंने बता दिए उधर। वो मेरा ख्याल एपिसोड उसकी जल्दी एक आध दिन में रिलीज़ भी हो जाएगी। अच्छा, आखिर पर ये बताइएगा कि अब दिसंबर शुरू हो चुका है, सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। अब अपोजिशन तो ठीक है, एक समझ में आती है कि वो उनको अपने वर्कर्स को मुतमिन करना है, एक माहौल बनाना है। अब साफ़ी भी बड़े बड़े कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है कि दिसंबर में बहुत कुछ होने वाला है। यार ज़मीर भाई वही बात ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाजवा साहब के साथ, और ये कहा जा रहा है ये ना करें तो फिर क्या करें। नहीं, अभी तक ये कहा जा रहा है कि DGISI और वो जो मामला था अभी तक वहाँ पे कोई ना कोई मसला है। तो आप क्योंकि वज़ीर आज़म की बीट को कवर करते हैं, आपका उनके साथ मज़े की होती है सारी चीज़ें, आना जाना, मिलना जुलना, इंटरेक्शन होता रहता है, क्या लग रहा है खान थोड़ा सा कंफ्यूज है? यार मैं सच्ची बात आपको बताऊं ना, मैं इस हसास मामले में कोई भी बात आपको करूंगा ना, ये आपके देखने वालों से ज़्यादती होगी, इसलिए कि मेरे पास प्राइम मिनिस्टर और DGISI के दरमियान क्या हो रहा है उसका नॉलेज नहीं है। यानी कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात के हवाले से जो हमेशा बात की जाती है, जो मंजन बेचा जाता है, मैं उस पर सर मुझे बताएं, कोई प्राइम मिनिस्टर की टेबल के नीचे छुप के बैठा हुआ है जो ये सारी बातें सुन रहा है? कोई DGISI किसी को जाके फीड तो नहीं कर रहे कि आप ये वाली स्टेटमेंट दे दें या ये कह दें मेरे बिहाफ पे? ये सारे लोग, इनको पता है कि इस मामले पे ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई रिबटल आना है, ना उधर से आना है। आने हैं तो डॉलर आने हैं, आने दीजिए, ये सबसे अच्छी चीज़। तो ऐसा करते हैं कि देखो, आप भी ये वीडियोज़ करते हो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। मैंने 2 दिन वीडियो नहीं की, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आप किधर गायब हो गए, आप किधर गायब हो गए। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और दूसरा ये कि कोई ऐसा हैपनिंग नहीं थी कि मैं उसके ऊपर, यार कुछ ज़रूरी थोड़ी है कि अगर नहीं है कुछ चीज़ तो आपने झूठ बेचना ही बेचना है, आपने लोगों को गलत फीड करना ही करना है, ज़रूरी तो नहीं है ना। आप एक दिन का ब्रेक ले लो, आपके पास कुछ नहीं है आप बताने के लिए, तो ठीक है। जैसे वो अभी TLP के साथ हुआ तो उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने टास्क दिया अपने वज़रा को जी कि TLP के साथ जो है थोड़े से मामला ठीक रखें, हम आगे जाकर उनके साथ जो है एक पॉलिटिकल अलायंस। वो बात इसलिए भी समझ में आती है कि वो उनके जो रहनुमा है एजाज चौधरी, वो जाके मिले हैं TLP के लीडर से, उन्होंने जाकर जप्पियाँ डाली हैं, फूल दिए हैं, और उनसे साफ़ी ने सवाल किया कि आपका यहाँ पे आना क्या प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में है? उन्होंने कहा मैं कोई भी चीज़ प्राइम मिनिस्टर के इजाज़त के बगैर नहीं करता। उससे आप जो भी मतलब लेना चाहें आप ले सकते हैं, वो ज़्यादती नहीं है क्योंकि वो खुद आपको मौका दे रहे हैं। बट अगर अपने तौर पे कोई आपको कहानियां गढ़ के बताए, खान बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, उसको कोई मतलब एक होता है ना, नहीं मैं ये नहीं कहता कि बहुत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला ही नहीं है, हो सकता है कोई इशू हो पीछे बैक एंड पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस इशू को एक तो पता नहीं है लोगों को, फिर उसको रिपोर्ट करने वाले इस तरह रिपोर्ट करते हैं जैसे कि टेबल के नीचे बैठे हुए हैं, उनको एक एक चीज़ का पता है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी लीक आउट होती हैं, आपके अंदर के जो लोग हैं वो लीक आउट कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे DGISI के नोटिफिकेशन के ऊपर हुकूमत का एक ऑफिशियल स्टैंड था या प्राइम मिनिस्टर का एक प्रिंसिपल स्टैंड था, और जैसे ही वो तकर्री हुई ये खबरें आना शुरू होगी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉल। तो जाहिर बात है कोई चीज़ तो थी ना कि जो लीक आउट हुई और पता चल गया कि यार कोई गड़बड़ है, और वो थी भी। बट उस गड़बड़ की बेस पर फिर इतनी कहानियाँ बनाई गई, इतना कुछ कहा गया, उनमें से आधे से ज़्यादा तो झूठ था। फिर ये जिन लोगों ने अपना रोज़ का मंजन बेचना होता है, ये भी फिर आपको पता है कि उसमें 10 मिर्च मसाले लगा के लोगों को बताते हैं। 4 वीडियोज़ करनी है, मैं कहता हूँ मेरे से एक नहीं होती। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरे चैनल पर जाकर देखें, हम हफ्ते में हो सकता है 3-4 वीडियोस करें, क्योंकि आपका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं है तो आप कैसे लोगों को गुमराह कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो भी अगर, तो मैं कहता हूँ यार नेशनल सिक्योरिटी का बंदा थोड़ा ख्याल कर ले, कौमी सलामती के अमूर हैं, इस प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, हर प्राइम मिनिस्टर के लिए करे कि जहाँ पे मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी का मामला आ जाता है वहाँ पे आप अपना मुँह 2 मिनट के लिए बंद रख लेंगे, नहीं आप अपना इरशाद फरमाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार, $4 कम आ जाएंगे ना। लेकिन ये जो अनारकी पैदा करने की कोशिश की जाती है बढ़ चढ़ के, एक तो सबको ये लगता है ना, ये लोगों को बताना है कि मैं पावर कॉरिडोर्स के ज़्यादा पास हूँ, मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। बात आप करें उस दिन ना, मैं 4-5 ऐसे साफ़ी हैं जिनको देखकर लोग कहते हैं कि भाई हमने इनसे सहाफ़त सीखी है, हमने इन लोगों ने चैनल को हैं जो उनको इन मीडिया हाउसेस को खड़ा किया है। अब वो माहौल क्या बना रहे हैं जी, जब तक आप जलाओ घराव नहीं करेंगे, जब तक आप लाशें नहीं करेंगे, जब तक आप कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं करेंगे, तब तक जो है मामला हल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो है बड़ी आजकल सर्कुलेट। ये मैं तुम्हें ये दिखाने लगा हूँ, ये देखो, ये अब ट्वीट है, ये मैंने किया। मैं ये इस बंदे को, ये जर्नलिस्ट है, एंकर है, मैं इसको इतना आइडियलाइज करता था किसी टाइम पे, मैं कहता था यार लोग इसके लिए वेट करते थे 10 बजे 2 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके पेज पे, 2 मिलियन सब्सक्राइबर। इन्होंने वीडियो किया है, उसकी हेडिंग आप देखें, या अल्लाह खैर, पाकिस्तान आलमी साम्राज्य के शिकंजे में फंस गया, ज़मीन
तंग, काली घटाएं, हर तरफ पाकिस्तान काली फंस घटाएं। गया, हर तरफ ये, मतलब यार आप आगे लिखा है पाकिस्तानियों पर ज़मीन तंग, मतलब आप चंद डॉलर्स के लिए पाकिस्तान और दोनों का नाम लिखा है, पाकिस्तान फंस गया, शिकंजे में फंस गया, पाकिस्तानियों पर ज़मीन तंग, मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का नाम लेके आप इतना उनको गिरा रहे हो, अपने मुल्क के लोगों को। इतने भी हालात बुरे नहीं है, ठीक है। मैंने बदले में मैंने इसके पता नहीं 1.9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और क्या है मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेसिव टॉपिक चूज़ किया। मैंने कहा यार अच्छा भी तो हो रहा है ना, कुछ हर चीज़ बुरी तो नहीं हो रही। मैंने कल का व्लॉग किया कि कुछ अच्छा दिखाते हैं पाकिस्तानियों को, कुछ अच्छा बताते हैं, ठीक है, बुरा तो सब बता देते हैं, कुछ अच्छे पे बात करते हैं। मैंने की है, मेरे कितने सब्सक्राइबर हैं, थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, इससे तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और मेरे व्यूज़ उस वीडियो के इससे कहीं ज़्यादा हैं। लोग अच्छा सुनना चाहते हैं, हर चीज़ बुरी नहीं देखना चाहते। बहरहाल कादर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का, आपने बड़ी डिटेल्स के साथ तमाम तर चीज़ें जो हैं मेरी आपको भी एडवाइस है, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करो, बट कभी भी आपको लगे कि आपके लोग इस चीज़ को लेके शायद गुमराह हो जाएं या उनके पास पूरी नॉलेज ना जाए, छोड़ दो, वीडियो मत करो। बिल्कुल आप सही बात। और अगर कर रहे हो, आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यार थोड़ा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा मैं आपको यही बात कर रहा था कि आप देखें, हुकूमतों की तारीफें छोड़ दें, बेशक पाकिस्तान के लिए अच्छा हो रहा है उसके ऊपर बात कर लें। तो यकीन करें, मैं पूरा एक वीक जो है इसी वजह से वीडियोस नहीं करता कि यार आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं। आप अपने आप को कब तक इन सारी चीज़ों में आप उलझाएंगे। आप आवाम के साथ तो झूठ बोल सकते हैं, अपने आप के साथ तो आप झूठ नहीं बोल सकते ना। ऐसा ही है। तो बहरहाल कादर भाई बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये तमाम तर जो तफसीलात थी, जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो काफ़ी सारी चीज़ों को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे और अब्दुल कादिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।